Good morning. Today, we are going to learn about day 4 and day 5. Day 4, which specifically focuses on what is the importance of project requirement and business goals. And day 5, focusing on costing and budgeting of that specific project. तो जैसे कि हमने डे 1 में समझा अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। डे 2 एंड डे 3 में हमने ये समझा कि कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए और उस प्रोजेक्ट के बिहाइंड का हमारा जो एनालॉजी है, जो थिंकिंग है, जो बिजनेस टेक्निकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह। एंड डे 3 में हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट को जो हमको डिलीवर करवाना है उसका क्या प्लानिंग रहेगा, एस्टिमेशन, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स एंड ऑल, और एस्टिमेशन, सो दैट कि हम उस स्टिपुलेटेड टाइम में वो डिलीवर करके उतना प्रॉफिट या फिर उतना बिजनेस गेन कर सके। Today we are focusing on day 4 and day 5, project requirement and business goals. So focusing on what project requirement is all about. जैसे कि थियोरी में आप लोग क्लियरली समझ सकते हो, जैसे कि आपका सिविल का है, तो सिविल में प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होता है कि यार हमको आज ये डिफाइन करना है कि स्पेसिफिकली अगर मान लो मुझे 10 फ्लोर्स की या 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है, जैसे कि हमारे जो पहले से ही प्रोजेक्ट जिसपे हम काम करें एनआईबीएम का एक बिल्डिंग बनाने का। अभी बिजनेस रिक्वायरमेंट अलग चीज रहती है और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अलग चीज रहती है। बिजनेस रिक्वायरमेंट में क्या रहता है कि यार मैं 1 करोड़ में पूरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसको मैं 1.5 करोड़ में बेच रहा हूँ, तो मैं 50% प्रॉफिट में हूँ। तो ये हो गई मैनेजरियल बिजनेस पर्सपेक्टिव से। बट उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेगी, जैसे कि अगर मान लो मैं एक प्रोजेक्ट पहाड़ों पे बना रहा हूँ, ठीक है, सेम बिल्डिंग पहाड़ पे बना रहा हूँ और वही टाइप की सेम बिल्डिंग बीच साइड में बना रहा हूँ, तो हम कहेंगे यार पहाड़ पे भी बिल्डिंग ही बन रही है और बीच साइड पे भी बिल्डिंग ही बन रही है, बट दोनों जगह बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अलग है। पहाड़ पे टोपोग्राफी एनालॉजी सब अलग रहेगी और बीच साइड में अलग रहेगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब टेक्निकल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा हर चीज का, जैसे कि लैंड कॉस्ट तो अभी हम समझ ले चुके। अभी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दो चीजों को जानना है, एक तो मटेरियल और सेकेंडरी की मुझे कितना लेबर लगेगा, लेबर इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, अभी हम जब एक बिल्डिंग बनाते हैं, सो बोलते हैं ना 3 M की बहुत जरूरत है, मैन मटेरियल मनी। मैन यानी जो तुम्हारे लेबर्स जो है जिसमें स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर इंजीनियर्स वगैरह, सेकंड है मनी यानी प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट, और तीसरा है मटेरियल। ठीक है, तो अभी ये जो 11 मटेरियल्स है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल से जो एक स्ट्रक्चरल एक बिल्डिंग बनाने के लिए लगता है, एक अपार्टमेंट बनाने के लिए लगता है। जैसे कि हमारे पुराने डिस्कशन में ये तो क्लियर हो चुका कि हमारा एग्जैक्टली कितना बजट है वगैरह, हमने कितना लैंड, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फोकस किया कि यार 12,000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप एरिया है जिसमें 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनेगी, यानी एक अपार्टमेंट बनेगा जो 15 फ्लोर्स है। अभी 15 फ्लोर्स बनाने के लिए मुझे कम से कम नीचे 10 फ्लोर का बेस बनाना होगा, डिपेंडिंग एरिया टू एरिया डिपेंड हो जाता है, यानी जब तक मुझे हार्ड स्ट्रेटा यानी एक हार्ड सरफेस नहीं मिलता तब तक मुझे फाउंडेशन बनाना होगा। वैसे ही होता है ना कि अगर मैं एक स्टैंडर्ड रूल क्या रहता है, नंबर ऑफ फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग व्हाट यू बिल्ड, उसका 60% तो तुमको नीचे या 50% तो एटलीस्ट तुमको नीचे खोदना है। यानी अगर मैं 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ तो कम से कम 4 फ्लोर से लेके 5 फ्लोर का नीचे मुझे बेस बनाना बहुत जरूरी, तभी तो वो स्टैंड हो जाएगी। बट अभी ये कितना खोदना है, कितना नीचे बेस बनाना है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, स्टैंडर्ड कितना रहता है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों का भी कॉस्टिंग समझ आना जरूरी है। आज के हिसाब से हर मटेरियल का क्या कॉस्ट हो रहा है, क्या है, किस टाइप का मटेरियल यूज करना जरूरी है, किस टाइप का ग्रेडिंग, किस टाइप का क्वालिटी, किस टाइप का ये। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स, जिसमें हम जिसे खड़ी कहते हैं यानी पत्थर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक्स, टाइल्स, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, प्लम्बिंग मटेरियल, डोर्स एंड विंडो एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये बेसिक चीजें हैं जिससे एक बिल्डिंग बनती है। अभी आप कहोगे एसी लाइट वगैरह वो सब एक्सटर्नल चीजें हैं, यानी एक इंजीनियर का काम पहले सबसे रहता है एक स्ट्रक्चरल चीजें बनाना। ठीक है, फिर उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनर आके बाकी के वार्डरोब, फिर बाद में वॉशिंग मशीन, ये सारी एक्सटर्नल चीजें, बट ये एक कोर फंक्शनल रहता है जिसपे पूरी बिल्डिंग बनती है।
अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे कि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मटेरियल, सो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड हर स्क्वायर फुट के लिए, कभी भी आप याद रखो, जब भी हम एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें हर चीज पर स्क्वायर फुट के हिसाब से करना है, यानी कॉस्टिंग पर स्क्वायर फुट, डिलीवरी पर स्क्वायर फुट वगैरह वगैरह। यहाँ पे केजी, क्विंटल, टन के हिसाब से नहीं चलता। एक सिंपल फॉर्मूला रहता है, अगर जैसे कि अभी मुझे पता है कि ये मेरे 12,000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप है एक फ्लोर का, वैसे मुझे 15 फ्लोर बनाने हैं, तो मेरा 1,80,000 का टोटल बिल्टअप हो गया। और उसके नीचे भी मुझे ये करना है, यानी 12,000 स्क्वायर फुट इंटू 15 फ्लोर, हर फ्लोर पे मुझे उतना ही सीमेंट लगेगा, उतना ही स्टील लगेगा, उतना ही एग्रीगेट लगेगा, उस हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं, यहाँ पे देखो आप लोगों को ये सब स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। तो पुणे एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर फुट के लिए 80 से 100 रुपए का सीमेंट लगता है। सीमेंट, अभी एक सीमेंट की थैली आती है मान लो 20 kg की, जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग इन पुणे। ठीक है, ये तो एक जनरल, जैसे कि 50 किलो की बैग 475, 460, यानी 350 to 400 के आसपास, 350 to 500 के आसपास का एक सीमेंट का बैग है, ठीक है। बट अभी हमको ये समझना है कि उस सीमेंट के 50 किलो के बैग में पर स्क्वायर फुट के लिए कितना सीमेंट लगता है, ये एक स्टैंडर्ड टेक्निकल। अभी उसकी डिटेलिंग हम मॉडल 2 में करेंगे कि वो क्यों रहता है पर स्क्वायर फुट 80 से 100 रुपए लग रहा है, यानी कितना केजी जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आ गया है 0.4, 0.4 क्या है वगैरह, वो सारी चीजें। तो मान लो 80 से 100 रुपए स्क्वायर फुट पर केजी जा रहा है, सॉरी पर स्क्वायर फुट जा रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चलो जो मैंने एसीसी का नहीं अंबुजा का सीमेंट लिया है मैंने, 70 रुपीज पर स्क्वायर फुट मुझे कॉस्ट जा रहा है। अभी यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो, 0.4 पर स्क्वायर फुट लगता है इंटू 70 रुपीज इंटू 12,000 स्क्वायर फुट इंटू 15 फ्लोर्स। समझ आ रहा है, ये टेक्निकल कॉस्टिंग आ रहा है, यानी हर फ्लोर पे 12,000 स्क्वायर फुट पे सीमेंट लगेगा। वैसे जितने फ्लोर्स है, 15 फ्लोर्स है, 15 फ्लोर्स पे लगेगा, नीचे भी लगेगा, उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके एक एवरेज ये समझा है कि पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इंटू पर स्क्वायर फुट रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट इंटू टोटल एरिया इज इक्वल टू, ये हमको यहाँ पे समझ आ रहा है कि मोटा मोटा 50,40,000 रुपए का सीमेंट लगेगा। सेम सैंड, एग्रीगेट, ये सारा स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एज पर पुणे रीजन ये है। आपका काम क्या है, इधर की कॉस्टिंग देखना, और आपको जिस कॉस्टिंग में मिल रहा है उस हिसाब से। तो टोटल यहाँ पे आ गया कि 15,39,90,000, यानी मटेरियल में ही ज्यादा कॉस्ट जा रहा है। बट हमें मटेरियल तो यूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो 10 करोड़ तो सिर्फ स्टील में ही जा रहा है, बट बिना स्टील का स्ट्रक्चर इतना बड़ा कैसे खड़ा रहेगा। फिर उसमें हमें देखना है कौन से ग्रेड का स्टील लेना है, कौन से ग्रेड का स्टील नहीं लेना है। अफोर्डेबल होम बना रहे तो हमें क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हाई स्ट्रक्चरल बना रहे तो हमें क्या क्या चीजें करना है, ये सारी चीजें। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट। अभी मटेरियल आने के बाद में मैन लगेगा उसको बनाने के लिए। अभी ये तो माल होगा, माल के बाद में शेफ तो लगेगा ना जो बनाएगा। तो इट इज लाइक स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। तो हर स्क्वायर फुट पे एक स्टैंडर्ड रेट रहता है। 1 स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड पर 500 स्क्वायर फुट, ठीक है, और 2 अनस्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड पर 1,000 स्क्वायर फुट। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्लियर है, लेबर लोग पर डे कॉस्ट पे काम करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमने एक स्किल्ड लेबर का अभी फिलहाल पुणे में चल रहा है 800 से लेके 1,200 के आसपास, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि चलो 600 से लेके 1,000 के आसपास 730 रुपए हम दे रहे हैं, और टोटल डेज है 600। अभी आप कहोगे 600 डेज यानी कैसे सर, तो यानी मुझे पता है कि मुझे पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए कम से कम 2 साल जाने वाला है, तो उसमें से मैंने 365 डेज वर्किंग में से मैंने ये समझा कि 600 डेज है, तो 730 रुपीज इंटू 600 वर्किंग डेज इंटू नंबर ऑफ टोटल स्किल्ड लेबर्स। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 1 करोड़ रुपए तो मुझे सिर्फ स्किल्ड लेबर को देना होगा, वैसे ही अनस्किल्ड को देना होगा। अभी इनको संभालने वाला ठेकेदार रहता है, कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंडर और कॉन्ट्रैक्टर, वो लोगों का पर रेट नहीं रहता, उनका एक परसेंटेज रहता है। टोटल जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का कॉस्ट है उस पर 8%। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये समझेगा कि दिस इंटू, यानी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर ही इनको ला रहा है ना स्किल्ड और अनस्किल्ड को, तो मान लो अगर इनका टोटल दोनों का हो रहा है 1,70,00,000, तो ये कहता है कि 1,70,00,000 का मेरा 8% है, यानी मोटा मोटा 13 लाख रुपए उसका फीस रहेगा। वही सब कॉन्ट्रैक्टर का 3 to 5% मेंटेनेंस वालों का, ये सब स्टैंडर्ड है यहाँ पे।
अभी ये सब चीज करनी है, यानी जैसे कि अभी हमें एक्सकेवेशन करना है, कंक्रीट मिक्सर लगेगा, क्रेन लगेगा, स्कैफोल्ड जिसपे पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, वाइब्रेटिंग ब्लेड, ये सारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स है जिनका पर्पस है। और ये पर डे के रेंट पे आते हैं, इनको खरीद नहीं सकते, इनको तो रेंट पे ही लेना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होता है। उस हिसाब से पर डे रेंट क्या चल रहा है, कितने दिन का इनका काम रहेगा। अभी ये थोड़ी 600 डेज लगेंगे। एक एक्सकेवेटर का काम जब फाउंडेशन करना है तभी जरूरत है। एक कंक्रीट मिक्सर का काम जब स्लैब लगाना है तभी जरूरत है। एक क्रेन का काम जब स्ट्रक्चर ऊपर सेटअप करना है तभी जरूरत है। उस हिसाब से तो टोटल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है, दिस इज लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट इज 1 करोड़ 97 lakhs, बट मटेरियल कॉस्ट इज अराउंड 15 करोड़, ठीक है। मेन से ज्यादा मटेरियल का कॉस्ट हो रहा है, फिर बाद में एम्प्लॉयज कॉस्ट वगैरह वगैरह। तो ये हो सब हो चुका है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस को, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए हमको कम से कम इतने सारे लोग लगेंगे, यानी मिनिमम हमको 24 एम्प्लॉयज, 24 स्किल्ड लेबर्स लगेंगे, 24 अनस्किल्ड लेबर्स लगेंगे, 4 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, फिर बाद में इसको संभालने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी यहाँ पे मैन पावर कितना लगेगा, ये सारी चीजें हमें समझ आ रही है। सेकेंडरी, उस हिसाब से कितना कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उस तरीके से हमें समझ आ रहा है। तो इस कॉस्ट के बेसिस पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर डिसीजन लेगा, अरे यार यहाँ पे ना, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल स्किल्ड लेबर्स है, यहाँ पे पुणे रिलेटेड स्किल्ड लेबर्स है, वो 700 to 800 में आ रहे हैं। बट वो कह रहा है यार एक काम करता हूँ, मैं बिहार से एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूँ और वहां से स्किल्ड लेबर्स लाता हूँ, जो कि मान लो 730 की जगह 460 रुपए में काम कर रहे हैं, और अनस्किल्ड लेबर 280 रुपए में काम कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली मेरा पूरा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इधर चेंज हो गया। देखो कम से कम अभी जो यहाँ पे था 1 करोड़ 40 लाख, वो 20 लाख के आसपास का कम हो गया। सेम वैसे ही अगर वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट पे उससे समझ आ रहा है यार स्टील 200 से 250 रुपए किलो जा रहा है, मैं 150 रुपए पे ले रहा हूँ, तो मान लो अगर मेरा 110 रुपए पे हो रहा है, मैंने कहाँ से तो कॉन्ट्रैक्ट लेके किया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रेट पूरा कम हो जाएगा। तो एक डिसीजन मेकिंग होता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस गोल। जैसे कि बिजनेस गोल वहां पे क्या है, यार अफोर्डेबल हाउसिंग है तो मैं उतना खर्चा नहीं करूंगा मैन मटेरियल, ऑफ कोर्स मटेरियल वैसा यूज करना है जिससे स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे। बट यही अभी मैं लग्जरी वाला कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नहीं और स्ट्रक्चर स्ट्रांग करूंगा और फैसिलिटीज दूंगा, ऑल फास्ट करना है मुझे, प्रोजेक्ट फास्ट डिलीवर करना है, 2 साल की जगह 1 साल, तो 24 स्किल्ड लेबर की जगह मैं 40 स्किल्ड लेबर ला रहा हूँ, ज्यादा लोग ला रहा हूँ, ज्यादा जल्दी काम करवाने के लिए डबल टाइम डबल शिफ्ट में काम करो, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा। बट उस हिसाब से मैं मांग भी सकता हूँ, यानी अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर प्रोजेक्ट है, बता रहा है कि आज प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर 4 साल के बाद में डिलीवरी होगा, मैं कह रहा हूँ कि आज प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 1.5 साल में डिलीवर होगा, तो उस हिसाब से मैं उस रेट पे भी बेच सकता हूँ। तो इसे कहते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस गोल्स। क्लियर है? तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये समझ आना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कैसे चेंजेस करके मेरे बिजनेस गोल्स को सेट करना है। नाउ सेकंड आ गया, उसके बाद में डे 5 हम ये समझ रहे हैं कॉस्टिंग एंड बजटिंग। ये एक बहुत बड़ा चीज है, ये लोग इग्नोर करते हैं, बट इसी पे आपका 30% प्रोजेक्ट रहता है और इसी के जॉब रोल्स रहते हैं, जैसे कि सर्वेयर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज जॉब रोल ऑफ एन एस्टिमेटर एंड कॉस्टिंग पर्सन? ये एक बहुत बड़ा जॉब रोल रहता है। सर्वेयर, एस्टिमेटर एंड कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग, प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स वगैरह। अभी एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाले को मार्केट का सिनेरियो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस मार्केट में प्रोजेक्ट बन रहा है। जैसे कि पुणे में अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो पुणे का हर कॉस्ट अलग रहेगा, लैंड से लेके मटेरियल तक। जो आपको लेबर पुणे में मिल रहा है जिस कॉस्ट पे, वही सेम लेबर आपको गांव में, फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा गांव पकड़ लिया, मान लो सांगली करके, या फिर कोई एक XYZ गांव है, वहां पे उस कॉस्ट में नहीं मिलेगा, बट वहां पे इवन द प्रोडक्ट बायर वोंट गिव दैट मच कॉस्ट। वही पुणे का जो कॉस्ट है उससे ज्यादा महंगा रहेगा मुंबई का कॉस्ट, उससे ज्यादा महंगा रहेगा दिल्ली का कॉस्ट, उससे ज्यादा महंगा रहेगा बैंगलोर का कॉस्ट। उस हिसाब से कॉस्टिंग एंड बजटिंग को आज का कॉस्ट समझना है, फ्यूचर का कॉस्ट फोरकास्ट करना है, टैक्सेशन, लॉज, बाय लॉज, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट के सालाना सालाना कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो GST है, जैसे कि व्हाट इज
जीएसटी ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मटेरियल्स फिलहाल, ठीक है। अभी जैसे इन जनरल जीएसटी रेट ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अराउंड 18%, ठीक है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज जीएसटी ऑन सीमेंट इन इंडिया एंड अदर related materials of construction, ठीक है। 28% जीएसटी है सीमेंट पे, 28%, ठीक है। फिर बाद में अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि अभी ये हो गया सीमेंट, अगर मान लो यही मैंने स्टील पूछा, स्टील, स्टील एंड आयरन पे 18% है वगैरह। तो अभी एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला ये समझना चाहिए कि सर 28% सीमेंट पे जीएसटी है, तो अगर मैं प्रोजेक्ट 1 करोड़ का अगर मैं सीमेंट ला रहा हूं, उसमें से तो 28 लाख तो मुझे सिर्फ जीएसटी ही पे करना है। तो एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला ये समझता है कि सर हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट को हम लूजली ले सकते हैं, ये तो पैक्ड मटेरियल पे हो गया। बट अगर हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जा रहे हैं जो सीमेंट क्रिएट करता है, वहां से एज अ फिनिश प्रोडक्ट नहीं, एज अ रॉ प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारा जीएसटी कम हो जाएगा। स्टील, स्टील में जो फिनिश्ड स्टील है उस पे 18% है, बट वही हम मैन्युफैक्चरिंग से जाके लेते हैं, या फिर यूज्ड कैटेगरी स्टील जिसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ और उसमें हम लोग फिर से प्रोसेस करके उसको स्ट्रेंथन बना दे। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसका 2 साल का बिल्डिंग था, बट वो कट हो गया और उसका पूरा स्टील है। अभी स्टील का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो कम नहीं होता है, बट उसको और फिर बाद में प्रोसेस करके, बट उस पर 18% नहीं जा रहा है ना हमारा। तो एक कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटर का ये रोल रहता है, जहां पे वो हर चीज में कहाँ पे सेव हो सके। जरूरी नहीं कि हर जगह सेव होगा, बट ऑप्टिमाइजेशन की हम यहाँ पे बचा सकते हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उसका एंड गोल क्या है, पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट मुझे ऑप्टिमाइज करना है, कम नहीं। कम के चक्कर में तो ऐसा भी हो सकता है, वो बोलेगा सर एक काम करते हैं, लो क्वालिटी सीमेंट ले लेते हैं, यूज स्टील ले सकते हैं, यूज प्लास्टर टाइल्स ले सकते हैं, बट उसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर का तो ये खराब हो जाएगा, स्ट्रेंथ खराब हो जाएगा, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। और अल्टीमेटली फिर बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर भी आएगा, यार सस्ते में आपने कुछ घटिया चीज बना दिया। समझ आ रहा है। बट एक कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटर आपको एक क्लैरिटी दे रहा है कि गवर्नमेंट के आज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इतना परसेंट जीएसटी लग रहा है, इतना परसेंट ये रहेगा। अगर हमने लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोन ले रहे 10, मान लो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमने 1 करोड़ का लोन लिया है, तो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%। बट अगर हमने यही किसी सहकारी बैंक से यानी नेशनलाइज्ड बैंक की जगह एक पत संस्था से लिया, उनको हाई लोन अमाउंट चाहिए, तो वो लोग 6% पे अगर ला रहे, 6.5% पे, तो हमको पता है कि यार हमारा टोटल लोन का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट वो कंसिडर कर रहा है कि पिछले 4 साल से ऑन एन एवरेज 4 से 6% के बीच में, तो इस साल 5% रहेगा। कितने दिन हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर होने तक हमें इन्फ्लेशन भरना है, कितने दिन का हमको इंटरेस्ट भरना है, अलग कैलकुलेशंस। एक सेफ्टी फंड कितना लगेगा, क्या होगा, मान लो अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या फिर कुछ, ये सारी चीजें एस्टिमेट करनी होती है। जैसे कि मान लो अभी कोई केरला साइड में प्रोजेक्ट बना रहा है, वहां पे उनको पता है कि इस दौरान में ऐसे ऐसे साइक्लोन आने के चांसेस है, तो शायद तक हमारा कुछ और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल खराब हो जाएगा या फिर कोई डैमेज हो जाएगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस करने की जरूरत है। अगर इंश्योरेंस नहीं किया और ऐसे ही कर लिया, तो मान लो कल अगर कुछ डैमेज हो गया तो हमें ही पूरा रिकवर करना है। बट वही अगर इंश्योरेंस किया और अगर डैमेज हो रहा है, तो इंश्योरेंस में वो क्लेम हो सकता है, मिनिमम इतना सेफ्टी स्टैंडर्ड मेजर रखना चाहिए। ये सारी चीजें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता है। अभी कॉस्टिंग और एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या रहता है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, कॉस्टिंग और रियल वैल्यू रहता है। एस्टिमेशन क्या रहता है, 2 साल के बाद इतना हो सकता है, इतना हो, उसमें कोई गारंटी नहीं है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, बट द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड, प्रीवियस डेटा, प्रीवियस कैलकुलेशन। तो इसे कहते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो मोटा मोटा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला क्या कहता है, हाँ ठीक है, मोटा मोटा आपको लैंड का एस्टिमेट हो जाएगा 4 करोड़, जो कि आपके टोटल प्रोजेक्ट का 18% है।
डिजाइन एंड प्लानिंग कॉस्ट आपका 16%। फिर ये बंदा बोल सकता है यार मेरा डिजाइनिंग एंड प्लानिंग में बहुत जा रहा है, यानी लैंड से ज्यादा, मैं लैंड के करीबन करीब मैं सेम अमाउंट रख रहा हूँ, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कैसे करते हैं? देखो सर, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा फीस किस में जा रहा है? आर्किटेक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल इंजीनियर फीस, एमईपी डिजाइन वगैरह। तो अगर आपके कोई कनेक्शन से, कोई कॉन्टैक्ट से जहाँ पे ये सस्ते में हो सकता है, या फिर आपको एक हेवी डिस्काउंट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट में आपकी पहचान है, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, योजना के थ्रू आपने लिया है, तो आपका ये कॉस्ट कम हो सकता है। जैसे कि मान लो अभी एक बिल्डिंग में रहता है कि रेरा, कि आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हो, अगर मान लो इतनी सेट ऑफ यूनिट्स बना रहे हो, तो इतने कम से कम गरीब लोगों के लिए देना चाहिए, जो रेरा सैंक्शन फ्लैट्स रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो 20 फ्लोर में मान लो मेरे हर फ्लोर पे 5 यूनिट से वैसे 100 यूनिट्स की मेरी फ्लैट बन रही है, तो 100 यूनिट्स के बदले में 10 यूनिट्स मुझे उसी बिल्डिंग में, उसी सोसाइटी में रेरा सैंक्शन देने होते हैं। बट वो अगर मान लो मैं वो 20 यूनिट, 100 यूनिट्स 50 लाख के एवरेज पे बेच रहा हूँ, तो ये रेरा यूनिट्स 50 लाख पे नहीं बिकेगा, ये 25 लाख 20 लाख पे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ये इंश्योर करवाती है कि हम कोई ना कोई तो बीईपी, बिलो पॉवर्टी लाइन, सॉरी बीपीएल, उनको दे वगैरह। तो ऐसी योजना में अगर हम जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमको भी बेनिफिट करती है कि चलो आपका ये फीस में हम कंसेशन करते हैं, ये माफ करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम एस्टिमेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजर क्या रहता है, कि कैसे प्रोजेक्ट को राइट कॉस्ट में ऑप्टिमाइज करवाए एंड विद द राइट टाइमिंग। क्योंकि देखो, जितना टाइम बढ़ता है उतना कॉस्ट बढ़ेगा, हर चीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ योर टाइम। सो उस लिमिटेड टाइम में, उस स्पेसिफिक टाइम में आपको ये करना है। जैसे कि मान लो अभी फिलहाल पॉलिटिशियन कोई इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है कि अगले साल इलेक्शंस आएंगे और उस टाइम पे ये सरकार पलट जाएगी, तो ये सरकार फेवर में किसके है? गवर्नमेंट ये इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में है या नॉर्मल जनता? तो मान लो अगर ये सरकार इसके फेवर में है, तो ये लोग हर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी और बढ़ाएंगे, यानी हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बेसिस पे तो हमारा काम ये है कि जो भी हमें मटेरियल खरीदना है, या जो भी हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ये इलेक्शंस के पहले ही हो जाए, सो दैट कि हमको टैक्स का इशू ना आ जाए। ये सारी चीजें आपको सोचनी होती है, समझनी होती है, और ये पूरा काम होता है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। क्योंकि उसी के हिसाब से, जैसे कि अभी देखो 4428 चल रहा है, और अगर मान लो मुझे यहाँ पे पता है कि यार मेरा डिजाइनिंग एंड प्लानिंग कॉस्ट बहुत जा रहा है, तो मैं कर रहा हूँ यार, मेरे कोई तो पहचान के, या फिर गवर्नमेंट में यहाँ पे मैं 50 रुपीज में कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का वो कह रहा है कि मैं 20 रुपीज में कर रहा हूँ, एमईपी वाला कह रहा है मैं 14 रुपीज में कर रहा हूँ। अप्रूवल फीस, ये यानी गवर्नमेंट के बाबू लोगों से अप्रूवल करना है, तो ये बोल रहा है कि यार कोई तो पॉलिटिशियन की पहचान है, हम लोग इधर से 45 रुपीज में कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा 4600 था वो 4300 हो गया। ठीक है, तो मेरा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 21 करोड़ के आसपास हो गया। फिर बाद में वो बता रहे हैं यार हम ये प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी डिलीवर करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ 600 डेज हम 400 डेज में ही ये डिलीवर अगर करते हैं, 400 डेज में डिलीवर करते, तो ऑटोमेटिकली हमारा खर्चा वैसे ही हो जाएगा। फिर देखो आप, फिर से 21 करोड़ से और 50 लाख कम हो गया, 4337। फिर बाद में आप बता सकते हो कि अभी अगर मैं प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं 42% यानी 6100 के आसपास, वहां पे 7000 तक का आसपास चल रहा है, मैं 50% मार्जिन ले रहा हूँ, 6500। तो ऑटोमेटिकली मेरा पहले जो 48% रिटर्न मिल रहा था, ये 56% रिटर्न आ रहा है, और वो भी 1.5 साल में अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये मुझे 30% रिटर्न ऑन एन एवरेज दे रहा है। तो ये काम है एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बिजनेस गोल्स का। तो विद दैट आपको उसी हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, एंड उसी हिसाब से आपको क्लियर करवाना है। विद दैट वी विल एंड द डे एंड सेशन। थैंक यू।